तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को समास के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है समास क्या है। ठीक है, समास क्या है, तो आइए हम लोग इनके डिफिनेशन को समझते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जो समास होता है उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? संक्षेप। संक्षेप बोले तो शब्द को छोटा कर देना। ठीक है बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षेप। इसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है। ठीक है, यानी जो समास होता है, समास की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं? कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बातों को कह सकते हैं बच्चों। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण को सुनिए ध्यान से कि लोहे के समान पुरुष। तो लोहे के समान पुरुष इतना बड़ा शब्द का यूज नहीं करके, इतना बड़ा वाक्य का यूज नहीं करके हम डायरेक्ट इसके बदले प्रयोग करेंगे लोहे के समान पुरुष अर्थात लोह पुरुष। तो बड़ा शब्द को हम शॉर्टकट में समझ लिए ना, तो उससे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके डिफिनेशन को देखिए। यहाँ पर मैंने जो है कलर कर रखा है। देखिए, दो या दो से अधिक पद, शब्द और पद में अंतर होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का संयोग, संयोग बोले तो मेल, ठीक है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। किसे कहते हैं समास? दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर समझिएगा बच्चों ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या है? राधा और कृष्णा। क्या है? राधा और कृष्णा। तो यहाँ पर कितने पद है? दो पद है। एक पद राधा, दूसरा पद कृष्णा। तो दोनों पद के संयोग से एक नया शब्द बना जिसे हम लोग कहेंगे राधा कृष्णा अर्थात राधा कृष्ण। तो बच्चों, दो पदों के मेल से एक नया शब्द का संयोग हुआ ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। याद रखिएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन शब्द के संयोग से एक नया शब्द बना है ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? समास कहते हैं। क्योंकि इसका डिफिनेशन में हम लोग अभी पढ़े हैं कि या तो दो पद होना चाहिए या नहीं तो क्या होनी चाहिए? शब्द होना चाहिए दो से अधिक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए लोहे के समान पुरुष। तो इतना बड़ा शब्द का प्रयोग यानी कि वाक्य का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लोहे के समान पुरुष इसको हम डायरेक्ट कहेंगे अर्थात एक शब्द में लोह पुरुष। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं। एक बार आप रिमाइंड कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप बोले तो छोटा। इसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। फिर इसका डिफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का संयोग समास कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे कि मैंने अभी कहा ना, राधा और कृष्णा अर्थात राधा कृष्ण हो सकता है, लोहे के समान पुरुष अर्थात लोह पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नोट करने के लिए है बच्चों। मैं सारे के सारे वीवीआई चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियोस देख लेते हैं तो कहीं पर भी खासकर समास में आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शानदार ट्रिक भी लाया हूं। देखिए बच्चों, कितना मेहनत से मैंने ये ट्रिक तैयार किया हूं केवल आप लोगों के लिए। ये ट्रिक देख लीजिए, एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, साथ ही साथ डिफिनेशन भी क्लियर होगा। तो आइए नोट में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है नोट में, समास बनने के क्रम में पदों या फिर शब्दों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। लुप्त यानी गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कब बच्चों? तो समास बनने के क्रम में। समास बनने के क्रम में बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर समझिए। जैसे यहाँ पर है देश का भक्त, ये क्या है? विग्रह है। समास का विग्रह हुआ है देश का भक्त। इसको समझिए, देश का भक्त अर्थात देशभक्त। यहाँ देश का भक्त में दो पद है। देश का भक्त में बच्चों कितने पद है? दो पद। एक पद देश, दूसरा पद भक्त। ठीक है, तो देश का भक्त में दो पद है, जहां की समास बनने के क्रम में का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया और संक्षेप में देश का भक्त की जगह
देशभक्त बन गया बच्चों। अर्थात हम कह सकते हैं कि समास बनने के क्रम में, है ना, समास बनने के क्रम में पदों या शब्दों के बीच का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए उसी प्रकार यहाँ विभक्ति चिन्ह है ना, लोहे के समान पुरुष, तो ये क्या है बच्चों, ये विभक्ति चिन्ह है ना, तो विभक्ति चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो देखिए लोहे के समान पुरुष अर्थात क्या बना, लोह पुरुष, जिसमें कि ये विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया, खत्म हो गया। उसी तरह राधा और श्याम में भी विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप लोग कारक जरूर पढ़े होंगे, नहीं भी है तो आप यहाँ पर 1 मिनट में समझ लीजिए। ये सब विभक्ति चिन्ह होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो देख रहे हैं से, को, के लिए, से, का, के, की, में, पर, हे, ओ, अरे, ये सभी के सभी बच्चों विभक्ति चिन्ह है। यही चिन्ह क्या होता है, समास बनने के क्रम में लुप्त हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में अगर आप लोग को आ रहा होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का हिंदी ग्रामर का वीडियो आप लोगों को समय समय पर मिलता रहे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है, अर्थ की दृष्टि से बोले तो अर्थ की दृष्टि से समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और 6 के 6 भेद के बारे में मैं ट्रिक के साथ साथ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहला भेद है हम लोग का तत्पुरुष समास। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है हम लोग का तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्वंद्व समास। बच्चों मैंने इसे पेन से लिखा है, क्योंकि जब मैं इसे कंप्यूटर के माध्यम से टाइपिंग कर रहा था तो इसका जो है ना वर्ड कुछ अलग होता था, जो कि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने इसे हटा ही दिया, खुद से लिखा द्वंद्व समास। फिर 5 नंबर में द्विगु समास, और छठा होता है बच्चों बहुव्रीहि समास। सभी के बारे में मैं ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको और भी आसान लग सके। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। ठीक है, देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यानी कि तत्पुरुष से स्टार्ट करते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से बच्चों, क्योंकि जब आप इसे समझ लेते हैं तो बाकी का जो भी है आपको आसान लगेगा। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो। अंतिम पद बोले तो समास के 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद यानी कि पहला पद, एक होता है अब है हम लोगों का तत्पुरुष समास। आइए इसे समझते हैं कि सर तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास का अंतिम पद बोले तो अंतिम पद लास्ट वाला पद, ठीक है, अंतिम पद प्रधान हो, प्रधान यानी इंपॉर्टेंट हो, मुख्य हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। समझ में आ गया। जिस समास के अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद यानी कि लास्ट वाला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए राजपुत्र, राजपुत्र में बच्चों जो अंतिम पद है वो मेरा क्या है, प्रमुख है यानी कि मुख्य है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। वही चीज यहाँ लिखा है कि यहाँ राजपुत्र में राजा और पुत्र 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है, पर अंतिम पद पुत्र प्रधान है। जो अंतिम पद है यहाँ पर मेरा ये लास्ट वाला पद है, ये मेरा क्या है, मुख्य है, प्रधान है, इसीलिए हम लोग राजपुत्र को क्या कहेंगे, ये मेरा तत्पुरुष समास है। आइए तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं उनके बारे में समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, समझिए। कर्ता और संबोधन को छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर मतलब क्या समझिए आप, कर्ता बोले तो आप जरूर कारक पढ़े होंगे। कारक में ये देखिए, ये है ना हम लोग का कारक, समझिए यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये कर्ता है ना, कारक को छोड़ के यानी कि इसको छोड़ दीजिए, इसको यानी ये जो फर्स्ट में ना ये कर्ता, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ क्या 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 कहा गया है। कर्ता और संबोधन को छोड़ के, संबोधन बोले तो संबोधन और कहाँ आएगा, नीचे ये वाला, ठीक है। संबोधन को छोड़ के इसको भी छोड़ दीजिए। किसको किसको छोड़ना है, कर्ता को छोड़ के, और नीचे में यहाँ पर क्या है, संबोधन को छोड़कर, उसे मैं क्रॉस कर दिया हूँ। ठीक है, अब समझिए। कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्ति, शेष सभी कारक बोले तो जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये सभी के सभी कारक है ना, इसमें आपको कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी का ये जितने भी ये बीच में है ना बच्चों, ये कारक का जो ये चिन्ह है,
ठीक है, वही कहा गया है। कारक की विभक्ति के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है, यानी कि फिर से एक बार समझ लीजिए, कर्ता कारक को छोड़ देना है और किसको छोड़ना है, संबोधन को छोड़ के ये बाकी सब अगर चिन्ह आ जाएगा आपको बच्चों तो समझ जाइएगा कि वो मेरा क्या है, तत्पुरुष समास है। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हम लोग का, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेरा तत्पुरुष समास होता है इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद। कौन कौन सा, तो यहाँ देखिए, कर्म तत्पुरुष, कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ठीक है, अपादान तत्पुरुष को हम लोग अलग होने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर है संबंध तत्पुरुष, और अंतिम है बच्चों हम लोग का 6 नंबर अधिकरण तत्पुरुष, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है मेरा अधिकरण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो गया, 6 भेद हो गया, जिसमें कि आपको याद कहाँ से रखना है, तो आपको यहाँ से याद रखना है, कारक विभक्ति से। यानी कि फर्स्ट वाला को, ये जो कारक देख रहे हैं ना, फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए, यानी कर्ता ने, इसको छोड़ दीजिए, और अंत में क्या है मेरा, संबोधन, हे, ओ, अरे, इसको भी छोड़ दीजिए। ये ऊपर और नीचे को छोड़ के ये बाकी जो है इसमें केवल तत्पुरुष लगा दीजिए बच्चों, यही मेरा बन जाएगा तत्पुरुष समास। समझ में आ गया, इनके भेद बन जाएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं, और इनका मैं ट्रिक भी बता दूंगा लास्ट में। समझिए बच्चों, जब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझिएगा तो वीडियो लंबा होगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मन लगा के पढ़िए। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर है कर्म तत्पुरुष। जैसे कि हम एक लेते हैं शत्रुधन, शत्रुधन कौन सा तत्पुरुष होगा मेरा, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कैसे जानिएगा इसको, तो देखिए मैं गजब का ट्रिक बताता हूँ। पहले इसका आपको विग्रह करना है। क्या करना है, विग्रह। जैसे कि शत्रुधन को अगर हम विग्रह करें तो शत्रु को मारने वाला अर्थात शत्रुधन, शत्रु को मारने वाला, ठीक है। फिर इसी तरह अगर यशोदा का अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, यशोदा का, यश को देने वाली अर्थात यशोदा, यश को देने वाली अर्थात यशोदा। तो आप यहाँ कारक चिन्ह में देखिए, यानी कि कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है आप उसमें देखिए, ये वाला जो शब्द है, रुकिए एडजस्ट करने दीजिए, हाँ, ये जो है मेरा को, इसमें को कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ कर्म को आया ना, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा मेरा, ठीक है। ये चिन्ह को देखिएगा मेरा, ठीक है, विभक्ति चिन्ह को देखिएगा, जो चिन्ह रहेगा वही मेरा समास कहलाएगा, ठीक है। अगर से रहेगा तो करण तत्पुरुष, को के लिए रहेगा तो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे रहेगा, से और अलग होने के लिए रहेगा तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, का के की रहेगा तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको नहीं लेना है, क्योंकि हमको पहले कहा दिया गया है ऊपर और नीचे को हटा देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए बच्चों, करण तत्पुरुष के लिए देखिए, समझ जाइएगा। जैसे कि मन मस्त, यानी कि मन से मस्त, मन मस्त का मतलब क्या हो गया, मन से मस्त। तो से किस में आता है, कर्ता ने, कर्म को, करण से। देखिए यहाँ पर से आया ना, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। इसी तरह आगे देखिए यहाँ पर क्या है, रस भरा, रस से भरा, तो रस से आया ना, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से आया, तो हम इसको कहेंगे करण तत्पुरुष। जो आएगा, जिसका विभक्ति चिन्ह आएगा उसी का हम कारक ले लेंगे। इसी तरह आप देखिए संप्रदान के लिए, तो संप्रदान का क्या होता है, को के लिए होता है ना, को के लिए देखिएगा, इसमें को के लिए आएगा। तो देखिए जेब खर्च, जेब खर्च का अर्थात क्या हुआ, जेब के लिए खर्च, जेब के लिए खर्च होता है ना, जो हम लोग मम्मी पापा से लेते हैं पॉकेट मनी, वही चीज़ हुआ। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या आया, के लिए आया ना, के लिए। तो के लिए देखिए इसमें किस में आता है, कारक में देखिएगा तो के किस में आता है, इसमें आता है ना, देखिए को या के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा संप्रदान। इसमें तत्पुरुष को ऐड कर दीजिए तो संप्रदान तत्पुरुष। इसी तरह बच्चों आगे देखिए, विद्यालय, विद्या मतलब विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आया ना, तो के लिए यहाँ किस में आता है, देखिए संप्रदान में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह अपादान है, आपको मैं आगे और ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना होगा, उसके बाद समास में दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्या है, अपादान। अपादान, जैसे कि अपादान का प्रयोग हम कब करेंगे, अलग होना, यानी कि जब अलग होने का बोध होगा तब। पद भ्रष्ट, जैसे कि एक हम लेते हैं समास पद भ्रष्ट, इसका विग्रह कीजिए, ये जो है ना इसका विग्रह है,
पद से भ्रष्ट, यानी जो पद है वो अपना पद से अलग हो रहा है, यानी कि वो भ्रष्ट हो रहा है, यानी उससे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है, उस पद के लिए वो अच्छा से काम नहीं करता है, यानी उससे क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए से यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ये समझना होगा, पहले ये समझ लीजिए। देखिए करण से और क्या है, अपादान से, यहाँ दूगो से है, एक से यहाँ पर है और दूसरा से यहाँ पर है। तो ये वाला से जो है ना अलग होने के लिए हम लोग बोध करेंगे, किसके लिए, अलग होना, यानी जब अलग होने का बोध रहेगा तब हम लोग अपादान तत्पुरुष लगाएंगे। तो यहाँ पर तो अलग हो रहा है क्योंकि वो अपना पद से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है कि ना, पद से भ्रष्ट हो रहा है, यानी वो अलग हो रहा है उससे, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष। और मैंने यहाँ हरा कलर में लिख भी रखा है। उसी तरह रोग से मुक्त, यानी जो आपके अंदर रोग है उससे आप मुक्त हो रहे हैं, यानी कि दूर हो रहे हैं ना बच्चों। तो से तो अपादान से, हालांकि कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन करण से में अलग होने का बोध नहीं होता है, अपादान से वहाँ पर अलग होने का बोध होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे, अपादान तत्पुरुष। ठीक है बच्चों। इसी तरह यहाँ देखिए 5 नंबर में क्या है, संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में क्या है, सभापति, सभा का पति, सभा का पति। तो देखिए का खोजिए कहाँ पर, यहाँ का है ना, का खोजिए आप, यहाँ कारक में कहाँ है, तो आप खुद खोज पाइएगा। देखिए यहाँ है ना, यहाँ है ने, को, से, को, के लिए, से, का, के, की, तक का यहाँ है ना बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे संबंध तत्पुरुष। ठीक है। इसी तरह आगे भी है। आइए 6 नंबर को हम लोग देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना बच्चों, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। अधिकरण तत्पुरुष में देखिए, ये है मेरा कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, हालांकि यहाँ पर एक और रह गया, कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का दान। कोई भी अगर पूछेगा आपको समास, तो पहले आप उसका विग्रह कीजिएगा, विग्रह करके ही आप सही आंसर उसका दे पाइएगा। ठीक है। कन्यादान, तो कन्या का दान अर्थात कन्यादान। तो का किस में आता है, यहाँ देखिए संबंध का, संबंध का आया, यानी संबंध तत्पुरुष। अब है 6 नंबर में है, जो कि तत्पुरुष समास के ही भेद के अंतर्गत आएगा। देखिए क्या है, अधिकरण तत्पुरुष में प्रेम मग्न, यानी प्रेम में मग्न। उसी तरह आत्मनिर्भर, यानी आत्मा पर निर्भर। तो में और पर किस में आता है, यहाँ देखिए, यहाँ में और यहाँ पर। आइए कारक में देखते हैं कि में और पर किस में आता है। यहाँ देखिए में और पर अधिकरण में आया, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष। आई होप बच्चों आपको इस तरह से पूरा समझ में आ गया होगा। इसी तरह समास के और कई सारे यहाँ पर मैंने उदाहरण आप लोगों के लिए ले रखा है, ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन खुशी वाली बात यह है बच्चों, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन अधिकरण तत्पुरुष है। हालांकि आप जब हाई लेवल का तैयारी कीजिएगा ना, तो वहाँ पर पूछेगा, लेकिन आप अगर 12th तक हैं बच्चों, 12th क्लास तक हैं, तो आपको नहीं पूछेगा। आपको केवल ये पूछ देगा कि चिड़ीमार में कौन सा समास है, तो इसका विग्रह कीजिए। चिड़िया को मारने वाला, तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को आ गया ना, कारक चिन्ह में आया ना, इसीलिए मेरा तत्पुरुष समास होगा। काम चोर, काम से चोर, कर्ता ने कर्म को करण से आ गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसी तरह आकाश चुंबी, आकाश को चूमने वाला को आ गया। इसका क्या करना है आपको, आप समझ लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ, इसके बाद ये मैं नहीं बताऊँगा। कभी भी अगर आपसे समास पूछे तो आपको क्या करना है, उसका विग्रह करना है। मैं तत्पुरुष समास के लिए बता रहा हूँ, उसका क्या करना है, विग्रह करना है। विग्रह करके अगर उसमें, जैसे ये सब है ना बच्चों, ये सब विग्रह है, ये देखिए, उसको तोड़ना विग्रह है। और विग्रह याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे 2-3 बार पढ़िएगा। मात्र 2 से 3 बार पढ़ने से ये आपको याद हो जाएगा वीडियोस देखने के बाद। ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अगर कभी भी समास देगा, ठीक है, तो आपको उसको विग्रह करना है, यानी कि उसका विग्रह करके देखना है क्या उसमें, ये कर्म को करण से, को के लिए, या फिर से संबंध का के की होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है ओ अजी। अगर ये ऊपर ये जो है ना ने और ये छोड़ के, यानी कि संबोधन को छोड़ कर, अगर इन सबों में अगर कुछ आ जाता है, ठीक है, इन सबों में अगर कुछ आ जाता है, तो आपको यही समझना है कि ये क्या है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। यानी कि अभी मैं जितने भी उदाहरण दूंगा उसमें देखिएगा ये सब में से कोई ना कोई जरूर आएगा, आप वहाँ जरूर देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मैं कलर करके रखा हूँ, देखिए देवालय, देव के लिए, तो के लिए आता है ना, कारक में आता है, ये विभक्ति चिन्ह है। देश
भक्त में भी आता है, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस हो गया, देखिए देश के लिए भक्त, तो के लिए आया ना। उसी तरह आकाश चुंबी, आकाश को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को आया ना जी। इसीलिए सभी के सभी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद अगर विभक्ति चिन्ह आ गया, यानी कि विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद अगर तत्पुरुष समास आ गया तो आप समझिएगा कि वो मेरा क्या है, तत्पुरुष समास है। इसी तरह यहाँ पर देखिए मैंने कई लिख रखा है, आप हर एक चीज़ को नोट करना है आपको, ठीक है। हालांकि मैं कुछ अभी पीछे भी दिखाया और कुछ यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सबको नोट करते चलिए आपको वीडियोस को रोक रोक के, ताकि आप एग्ज़ाम टाइम में आप इसका अच्छा तरीका से रिवाइजिंग कर पाइएगा बच्चों, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों वीडियोस को, एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है इतना मेहनत के लिए। इस तरह से बच्चों हम लोग का तत्पुरुष समास समाप्त होता है। देखिए अंत में एक देख लीजिए, कवि श्रेष्ठ, कवि में श्रेष्ठ, तो में आ गया ना बच्चों, तो ये हम लोग का तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष समास में कौन सा समास होगा, तो उसके लिए आपको अच्छा तरीका से स्टडी करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ देखिए है ना, में आया तो अधिकरण तत्पुरुष होगा, में आया ना, यहाँ पर भी देखिए क्या है में, और यहाँ पर भी क्या आया में, यानी अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ये मेरा कवि श्रेष्ठ मेरा अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास जो मेरा अगला टॉपिक है उसके और चलते हैं। ये कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का भी मैं गजब तरह से इसका क्या बताऊंगा ट्रिक। हालांकि बच्चों मैं आपको कह दूं, सबसे हार्ड था मेरा तत्पुरुष समास, उसके बाद वाला जितना भी आएगा ना, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सब बहुत मस्त है, ठीक है। यानी कि अब तुरंत समाप्त हो जाने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है मेरा कर्मधारय समास, समझिएगा, जिस समास में विशेष्य क्या हो, जिस समास में विशेषण विशेष्य का संयोग हो, विशेषण विशेष का संयोग हो, ठीक है, संयोग होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे ही हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। यानी कि जिस समास में आपको एक ना अलग तरह से देखने को मिलेगा, एक विशेषता को देखने को मिलेगा, तो उसे कि हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। लेकिन आप लोग को डिफिनेशन से कभी भी कर्मधारय को नहीं पकड़ना है, इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पहले आप केवल डिफिनेशन को समझ लीजिए पहले थोड़ा सा, ठीक है। कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिस समास में विशेष विशेषण का संयोग हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि महाकवि, महान है जो कवि, देखिए इसमें कितना विशेषता का बात है, महान है जो कवि अर्थात महाकवि। नर रत्न, नर रत्नों के समान, यानी जो नर है, जो व्यक्ति है, रत्नों के समान है बच्चों, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है। फिर पीताम्बर, पीत अंबर, सज्जन सत जन, धन श्याम, धन जैसा श्याम, लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, पद पंकज, पद पंकज के समान। तो ये सभी के सभी हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कर्मधारय समास को कैसे पकड़ना है, इसका मैं खतरनाक ट्रिक बताता हूँ। कर्मधारय समास जब भी रहेगा तो आपको ये ट्रिक देखना है जो या फिर के समान। कर्मधारय समास को कभी भी परिभाषा से पकड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि गलत हो जाएगा। आपको एक ट्रिक लगाना है कि शब्द के अंत में बच्चों, किसके अंत में, शब्द के अंत में रहेगा है जो, क्या रहेगा, है जो, या फिर के समान रहेगा, क्या रहेगा, शब्द के अंत में। यानी जब इसका विग्रह होगा, क्या होगा, जब कर्मधारय समास का विग्रह होगा तो उसमें क्या आएगा, है जो आएगा या फिर के समान आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो मेरा कर्मधारय समास है। जैसे कि यहाँ देखिए महाकवि का विग्रह कीजिएगा तो महान है जो कवि, अंत में क्या आया, है जो, और है जो तो मेरा ट्रिक भी है, देखिए यहाँ है जो आया, तो अर्थात आप आंख बंद करके किसमें मारना है आपको टिक, तत्पुरुष समास में टिक, सॉरी कर्मधारय समास में टिक मार देना है। इसी तरह यहाँ देखिए नर रत्न, नर रत्नों के समान, के समान आ गया, तो यहाँ देखिए ट्रिक में के समान है जो रहेगा, या नहीं तो क्या रहेगा, के समान, तो कर्मधारय में मारना है। इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीताम्बर है ना, हालांकि यहाँ पूरा नहीं लिखा है लेकिन आप समझिए, पीताम्बर, पीत अंबर के समान, पीत अंबर के समान, यहाँ पर क्या होगा, पीत अंबर के समान, अर्थात देखिए के समान ट्रिक लगा तो समझ जाइएगा कर्मधारय समास। इसी तरह धन श्याम के समान, धन श्याम के जैसा, ठीक है, या के समान, लोहो, यहाँ क्या है, लोहे के समान, देखिए के समान लगा, के समान, के समान, तो यहाँ देखिए के समान ट्रिक भी तो कहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे बच्चों। इसी तरह पद पंकज को देखिए आप,
पद पंकज के समान, पद पंकज के समान, जब पद पंकज का विग्रह करेंगे तो पद पंकज के समान, तो के समान आया और के समान मेरा ट्रिक भी तो है, इसीलिए हम लोग इसे कर्मधारय समास कहेंगे। इसीलिए कर्मधारय समास जब भी दे तो आप उसका विग्रह कीजिएगा और देखिएगा उसमें है जो या फिर के समान अगर आ गया तो आपको किस में टिक मारना है, कर्मधारय समास में। ठीक है, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में बच्चों मैं आपसे आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के कि आप थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी कर लीजिएगा कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में। इसके बाद तो समझिए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो भी मेरे रहते। क्योंकि आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इधर कुछ छूटा भी बच्चों, चलिए 3 नंबर हम लोग का छूट गया जो कि इसी पेपर में है। देखिए यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का तो गर्दा आप उड़ा दीजिएगा। देखिए, जिस समास का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद यानी आगे वाला पद क्या हो, अव्ययी हो, उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका गजब का ट्रिक बताएंगे। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्ययी हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि देखिए बच्चों, यथा, बे, भर, प्रति, यहाँ पर प्रति है। ठीक है, प्रति, प्रति, आ, यथा, ये सभी के सभी क्या है, इसका जो पहला पद है अव्यय है बच्चों। क्या है पहला पद, इसका क्या है, अव्यय है। ठीक है, याद रखना है क्या है पहला पद, अव्यय है। तो वही यहाँ पर कहा है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे ही हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें जो है कि आपको विग्रह नहीं करना है, डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, देख के ही बता सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा यथासंभव, यथा आया तो आप समझ जाएगा कि यथा क्या, अव्ययी है। तो देखिए यथासंभव का अगर विग्रह कीजिएगा तो संभव के अनुसार, बेरहम यानी कि बिना रहम का, बेरहम होता है ना गांव समाज में बहुत सारा, मेरे गांव में तो बहुत सारे हैं बेरहम। इसी तरह भर पेट, भर है ना, पेट भरकर, पेट भरकर अर्थात भरपेट। मैं अभी इसका ट्रिक बताऊंगा। प्रत्येक यानी एक एक को ही हम लोग प्रत्येक कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अक्षी के प्रति यानी कि आगे। आजन्म देखते चलिए आप यहाँ पर मिलाते चलिए, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, यथासंभव यानी संभव के अनुसार। इसी तरह बच्चों बहुत सारे हैं, आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए बच्चों अव्ययी भाव समास का ट्रिक क्या कहता है, आपको इस तरह से अव्ययी भाव समास पकड़ना है। देखिए किधर गया, हाँ, जिस शब्द के स्टार्टिंग में, कहाँ पर बच्चों, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बोले तो सबसे पहले, शब्द के अंत, ये स्टार्टिंग में यानी कि पहले प्रति, आ, यथा, ठीक है, यहाँ पर यथा होगा, यथा, हर, भर, आप लोग नोट कर लीजिए, नी, वे, अनु, अगर ये सब शब्द आ गया तो वो मेरा अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या क्या आएगा शब्द का स्टार्टिंग में, प्रति, आ, यथा, हर, भर, नी, वे, अनु, अगर ये शब्द आ गया तो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे कि अभी देखिए सारा का सारा ट्रिक लगेगा, हम लोग का सारा का सारा ट्रिक लगेगा यहाँ पर देखिएगा आप। आइए मिलाते चलिए। यथासंभव में क्या ट्रिक लगा, देखिए यहाँ पर यथा आ गया ना, यथा, यहाँ यथा, तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, मेरा अव्ययी भाव समास। इसी तरह बेरहम में देखिए ट्रिक लगा, किधर गया बे, देखिए यहाँ है ना बे, वे दे दिए हैं, हालांकि बे मिल गया तो अर्थात हम कहेंगे ये कौन सा समास है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि बेरहम में कौन सा समास है, तो बेरहम यानी बे, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरह भर पेट में कौन सा समास हो जाएगा, तो देखिए भर पेट यहाँ प्रति, आ, ठीक है, मिला, कहीं भर मिला, देखिए यहाँ भर मिल गया ना। तो इसी तरह से आपको याद करके रखना है। इसी तरह देखिए यहाँ प्रत्येक, आपको ये सर यहाँ पर प्रति है, यहाँ पर प्रति है, लेकिन यहाँ प्रति कहाँ है, यहाँ पर भी बच्चों प्रति है। आप इसको सुनो बोलिए, प्रत्येक, 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 प्रति, प्रति, प्रति आया ना बच्चों, सुलो से बोलिएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रति है, ठीक है, इसीलिए ये प्रत्येक मेरा क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास आ जाएगा। साथ ही साथ बच्चों आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ देखिए एक शब्द 2 बार आए तो भी वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। एक शब्द क्या होगा, 2 बार आए, एक शब्द 2 बार आए तो भी क्या होता है, बहुव्रीहि, ये अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि देखिए धीरे धीरे, क्या बच्चों, धीरे धीरे, देखिए एक ही शब्द 2 बार आया ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। उसी तरह देखिए यहाँ पास, पास, एक ही शब्द कितने बार आया, 2 बार आया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। इसी तरह अगर ऐसा शब्द रहेगा एक ही शब्द 2 बार, जल्दी जल्दी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे,
अव्ययी भाव समास कहेंगे, क्योंकि एक ही शब्द अगर दो बार रहेगा तो अव्ययी भाव का ट्रिक लगता है। इसी तरह और क्या बोल सकते हैं, कलम कलम, कॉपी कॉपी, किताब किताब, ठीक है, मार मार, दौड़ दौड़, खा खा, पी पी। तो एक ही शब्द अगर दो बार रहेगा तो हम लोग उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। और जिस शब्द के स्टार्टिंग में यानी कि पहले प्रति आ, यथा, हर, भर, नि, बे, अनु शब्द आ जाए तो उसे भी हम लोग कौन सा समास कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसा कि आप ट्रिक यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो क्या करना है, देखिए खुद स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आइए अब हम लोग तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। ये भी काफ़ी इजी है, जैसे कि वो इजी लगा ना वैसे ये भी इजी लगेगा। द्वंद्व समास कहता है कि इस समास के सभी पद बोले तो दो पद होता ही है। एक पहला पद यानी कि जो स्टार्टिंग में होता है वो, एक अंतिम पद यानी कि देखिए ये मेरा पहला पद और ये मेरा अंतिम पद, दो पद होता है ना। तो दोनों पद क्या हो, इसमें प्रधान हो, मुख्य हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं, जैसे कि पिता पुत्र, पिता भी इंपॉर्टेंट है, पुत्र भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पद क्या है, प्रधान है ना, इसीलिए हम लोग इसे द्वंद्व समास कहते हैं। भला बुरा में दोनों पद प्रधान है, इसीलिए हम लोग द्वंद्व समास। गौरी शंकर, गौरी भी शंकर भी दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। गाय बैल दोनों पद प्रधान है। सीताराम दोनों पद प्रधान है। स्त्री पुरुष दोनों पद प्रधान है, इसीलिए हम लोग इसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। इसका आप ट्रिक याद रखिएगा बच्चों। मैं आपको ट्रिक यहाँ देखिए उठा कर ला रहा हूँ, ए ट्रिक चला जा, देखिए ट्रिक आ गया। ट्रिक कहता है द्वंद्व समास का कि विलोम शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विलोम शब्द या फिर दोगो नाम होना चाहिए। दोगो नाम रहेगा ना तैयो होगा द्वंद्व समास। दोगो नाम जैसे अजय विजय, मोनू सोनू, राम सीता, ठीक है, दो शब्द दोगो नाम आया कि ना आया। तो दोगो शब्द अगर आ गया यानी कि दोगो नाम आ गया, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कृष्ण और क्या, राधा कृष्ण, दो नाम आया ना, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। भूलिएगा नहीं, कभी नहीं। कमेंट कीजिएगा कि भूलना है कि नहीं। चलिए देखिए यहाँ पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का ट्रिक क्या कहता है बच्चों, पहला या तो दो नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो नाम, और या नहीं तो शब्द का विलोम होना चाहिए। जैसे आग पानी, ऊंचा नीचा, माता पिता, यस या नो, खाना पीना। तो उल्टा पुल्टा अगर रहेगा यानी कि विलोम शब्द रहेगा तो आपको द्वंद्व समास में टिक लगाना है। आइए यहाँ पर देख लीजिए, जिस प्रकार यहाँ देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बच्चों स्क्रॉल कर दूँ ताकि आपको समझ में आएगा और कहीं पर भी दिक्कत होने तो नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर है ना, राधा कृष्ण, इसका अगर आप विच्छेद कीजिएगा यहाँ देखिए तो क्या आएगा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों पद प्रधान है सर, दोनों पद, ठीक है। तो राधा का उल्टा कृष्ण, कृष्ण का उल्टा राधा, तो विलोम लग गया ना। तो आप लोग इसे क्या कहिएगा कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसी तरह घर द्वार, घर का उल्टा द्वार, तो द्वंद्व समास है, विलोम शब्द लगा, बिल्कुल। इसी तरह एरी, एरी का चोटी, विलोम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। गौरी का शंकर, विलोम शब्द हो जाएगा। तो देखिए लोटा क्या है, लोटा डोरी, है ना, लोटा और डोरी, लोटा डोरी। इसी तरह यहाँ देखिए झाड़ फूक और क्या क्या, हार का जीत, तो ये सभी के सभी एक दूसरे का विलोम है ना, तो विलोम शब्द आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, विलोम शब्द अगर आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास है। लेकिन आपको याद रखना है, बहुत बच्चा का कहना है सर ये जो योजक चिन्ह होता है ना, योजक चिन्ह अगर हम लोग देख लेंगे, ये इसको योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह देख लेंगे तो हम लोग ये समझेंगे कि ये क्या है, द्वंद्व समास है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे कि मैं धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें धीरे और योजक चिन्ह देके धीरे, तो जो बच्चा योजक चिन्ह से पकड़ेगा कि ये दोनों क्या है मेरा द्वंद्व समास है, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब दो शब्द रहता है वो मेरा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसीलिए कोई भी बच्चा योजक चिन्ह से नहीं पकड़िएगा, यानी कि योजक चिन्ह देखकर आप द्वंद्व समास में टिक नहीं मारिएगा। आप अगर जब भी द्वंद्व समास में टिक मारिएगा तो उसका ट्रिक यही देखिएगा कि वो विलोम शब्द है कि नहीं, पहला विलोम और दूसरा दो नाम, जैसे कि अजय विजय, ठीक है, रोहित मोहित, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे के उल्टा है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं अभी आपको और दिखा रहा हूँ। मान अपमान, आय व्यय, लेन देन, माँ बाप,
आग पानी एक दूसरे का सभी के सभी क्या है बच्चों, तो विलोम है ना जी। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। एक दूसरे का उल्टा होगा तो द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए अब हम लोग 5 नंबर में देखते हैं बच्चों, द्विगु समास। ये भी काफ़ी इजी है। द्विगु समास क्या कहता है, द्विगु जिस समास का पूर्व पद बोले तो पहला पद आगे वाला पद, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक यानी जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहेंगे। इसका ट्रिक यही याद रखिएगा कि जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा, जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि देखिए नवरत्न, अगर इसका विग्रह करते हैं तो नवरत्नों के समाहार, यानी कि नौ यानी 9 संख्या आ गया ना, तो ये मेरा हो जाएगा द्विगु समास। इसी तरह चवन्नी, चौ यानी 4 आ गया ना, यानी मेरा द्विगु समास। त्रिनेत्र, त्रि यानी 3, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, द्विगु समास। अठन्नी, 8 आनों का समाहार, 8 आ गया ना बच्चों, 8 आनों का समाहार, इसीलिए यहाँ क्या कहेंगे, ये मेरा कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ देखिए द्विगु समास, द्विगु समास का परिभाषा क्या कहता है, जो पहला पद हो वो संख्या होना चाहिए। संख्या बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह अनंत तक, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। अठन्नी 8, त्रिशूल में देखिए यहाँ 3 शूलों का समाहार, 3 आया ना बच्चों, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। इसी तरह दोराहा 2, नवग्रह 9, है ना। पसेरी होता है ना 5 किलो का समाहार, जिसको हम लोग कहते हैं, वही हुआ 5 शेरों का समाहार। ठीक है, इसी तरह अष्ट धातु में देखिए क्या आ गया, अष्ट आ गया पहला पद। यहाँ पर भी देखिए तो अष्ट, जो कि मेरा क्या है, संख्यावाची है। पहला पद सबका क्या है, संख्या है, सबका पहला पद संख्या है, तो उसे ही हम लोग द्विगु समास कहते हैं, क्योंकि द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो मेरा संख्यावाची होता है। ठीक है, इसी तरह है मेरा पंचदेव, 5 देवों का समाहार, पंचदेव। तो देखिए सबका पहला पद मेरा क्या आया, विग्रह करने पर भी पता चलता है कि संख्यावाची है, और नहीं तो विग्रह नहीं करते तो नॉर्मल ऐसे भी पता चलता है कि मेरा संख्यावाची है। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ट्रिक यही कहता है, पहला पद अगर संख्यावाची हो तो बच्चों हम लोग उसे क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप कहाँ से मेरा वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग अंतिम देख रहे हैं बच्चों, क्या देखेंगे, अंतिम, जो कि मेरा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के भी मैं ट्रिक बताऊंगा। देखिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है विजय स्टडी पॉइंट, और मेरा नाम हो गया विजय सर, अर्थात विजय सहनी कह सकते हैं आप हमें प्यार से। सभी कोई मुझे विजय भैया के नाम से जानते हैं, और हिंदी ग्रामर का हर एक दिन टॉपिक जो है कि मैं अपलोड करते रहता हूं अपने इस चैनल पर। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप वहां कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, फ्री में PDF चाहिए, तो आप वहां से भी कमेंट करके, या नहीं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है वो नंबर लेके कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं बच्चों। वहाँ से भी आपका परेशानी को दूर किया जाएगा और फ्री में नोट्स दिया जाएगा। आइए बहुव्रीहि समास के बारे में हम लोग देखते हैं। इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, यानी कि ना ही पहला पद ना ही अंतिम पद, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। किस समास में, बहुव्रीहि समास में। इसका समस्त पद बोले तो टोटल समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, यानी कि जो बहुव्रीहि समास होता है उसका ना ही पिछला पद, ना ही अगला पद और ना ही पिछला पद। कौन कौन पद, ना ही अगला पद और ना ही पिछला पद, दोनों पद जो है इसको छोड़ दीजिए। इसका जितना भी पद है ना, सब मिला के कोई विशेष अर्थ, कोई एक नया अर्थ को प्रकट करता है, उसे ही हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। आप उदाहरण से बहुत अच्छा समझिएगा। जैसे कि आप यहाँ समझिए लंबोदर, उदाहरण में है लंबोदर। लंबोदर का अगर हम लोग विग्रह करें तो क्या आया, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदर। और लंबोदर का अगर आप विशेष अर्थ कीजिएगा तो लंबोदर किसका है, लंबा, लंबा यानी लंबा, उदर यानी पेट, लंबा पेट किसका है, गणेश का, जो कि मेरा एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है ना। तो इसे ही हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, जितना भी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द है वही मेरा किसके अंतर्गत आएगा, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप बहुव्रीहि समास का
ट्रिक क्या कहता है? देवी देवताओं के पर्यायवाची, देवी देवताओं के पर्यायवाची आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। यानी कि इसमें देवी देवताओं के पर्यायवाची यानी कि अलग अलग रूप में अलग अलग नाम आते हैं तो उसे ही हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे बच्चों। ठीक है, वही चीज़ यहाँ दिया गया है बहुव्रीहि समास, जो कि क्या होता है, इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती, ना ही अगला पद ना ही पिछला पद। इसका समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है, जैसे कि लंबोदर। लंबोदर का अगर हम विग्रह करें तो लंबा है उधर जिसका, यानी कि लंबा यानी लंबा, उधर यानी पेट, तो लंबा है पेट जिसका, तो लंबोदर। और लंबोदर किसको डिनोट करता है बच्चों, किसे, इसका विशेष अर्थ क्या हो जाता है, गणेश जी। तो एक अलग अर्थ को प्रकट किया ना, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, हाँ बहुव्रीहि समास कहेंगे। इसी तरह वीणा पानी, कौन पानी, वीणा पानी। वीणा है पानी में जिसके, पानी यानी पीने वाला पानी नहीं, वीणा यानी जो बजाने वाला होता है वीणा। अब पानी का अर्थ होता है हाथ, तो हाथ में जिसका वीणा हो, हाथ में जिसका वीणा हो अर्थात वीणा। अब वीणा जिसका विशेष अर्थ क्या हो जाता है, सरस्वती माँ, क्योंकि सरस्वती माँ के हाथ में क्या होता है, बिल्कुल बच्चों वीणा होता है। अब इसी तरह हम लोग कह सकते हैं पुस्तक धारिणी, पुस्तक को धारण करने वाली। तो पुस्तक को कौन धारण करता है, कौन अपने हाथ में रखता है पुस्तक को, तो सरस्वती माँ एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है ना, तो इसे ही हम लोग कहेंगे बच्चों बहुव्रीहि समास। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण मैं आप लोगों के लिए नीचे लिख रखा हूँ, पढ़िए यहाँ पर। मूषक वाहक, इसका विग्रह करते हैं तो मूषक है वाहन जिसका, मूषक है, मूषक यानी मूसा, मूसा है वाहन जिसका, अर्थात मूषक वाहन। अब मूषक वाहन का विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, मूसा पर कौन बैठता है बच्चों, तो गणेश जी बैठता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, गणेश। समझ में आया? तो इसीलिए विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, अर्थात हम इसे क्या कहेंगे, ये कौन सा शब्द हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर, शेखर माने क्या होता है, सिर। चंद्र है सिर पर जिसका, शेखर का अर्थ वही होता है। तो बोलिए तो किसका सिर पर चंद्र होता है, तो शंकर जी, चंद्रशेखर उसी को ना कहते हैं, बिल्कुल। उसी तरह बहुत सारा होगा आपके लाइफ में, आप जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा, आप उतना ज़्यादा मैच्योर, मजबूत और ताकतवर होते जाइएगा पढ़ाई के क्षेत्र में। चतुर्भुज, चार है भुजा जिसका, ठीक है, अर्थात चतुर्भुज एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। 10 मुख, 10 है मुख जिसका, रावण को देखते हैं ना बच्चों, 10 है मुख जिसका, 10 मुख अर्थात दशानन अर्थात रावण, तो एक विशेष अर्थ को प्रकट किया ना। चक्र है पानी में जिसके, चक्र का मतलब वही चक्र, विष्णु जी के हाथ में देखें एगो चक्र होता है जिससे गर्दन उड़ जाता है, वही चक्र है पानी, पानी का मतलब हाथ। चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात चक्रपाणी, और चक्रपाणी का विशेष अर्थ क्या होता है, विष्णु भगवान। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ये सभी के सभी शब्द जो है बच्चों हम लोग का क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। सहस्रनानम, ठीक है, सहस्त्र है आनंद जिसके, यानी कि हजारों है क्या, आनंद, आनंद ने सिर, हजारों है सिर जिसका, ये भी भगवान है बच्चों। जितेंद्रिय, जीतिए इंद्रिया जिसने, अर्थात बजरंगबली और बौद्ध भगवान, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपनी इंद्रियां पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसी तरह वीरांगना, वीर है आंगना, यानी कि स्त्री, वीर है स्त्री जो, अर्थात जैसे कि झांसी की रानी, देखते वीर स्त्री है ना, तो एक अलग अर्थ को प्रकट कर रही है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहते हैं। और बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, एक बार फिर से, जिसका ना ही अगला पद ना ही पिछला पद प्रधान हो, इसका जो होता है ना, इसका समस्त पद कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है, इसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसी तरह है दिगंबर, ये जैन धर्म के होते हैं बच्चों, दिगंबर जैन धर्म में जो दिगंबर होते हैं ना, उसका मान सम्मान पूजा पाठ होता है। दिगंबर, दिक है अंबर जिसका, अर्थात दिगंबर। वज्र देह, वज्र है यानी जो शरीर है वो किसके समान है, वज्र के समान है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का ये पूरा होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा, समास समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से आप लोगों के लिए गजब तरीका से शॉर्ट्स में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अपना ध्यान रखिएगा।